हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम अपना नया टॉपिक देखते हैं। तो जो नया टॉपिक है हमारा वो है सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। तो इसको पढ़ने के लिए हमने दो क्वेश्चंस बना लिए हैं ताकि इसके साथ साथ हम इसके पूरे कंसेप्ट को भी समझ लें और उत्तर कैसे लिखना है इसको भी जान लें। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि मध्यकालीन युग में सामंतवाद क्या था एवं इसके पतन के क्या कारण थे। एक ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। सेम है, इसको हमने थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन बना दिया है जिसमें लिख दिया है कि यूरोप में सामंतवाद क्या था और सामंतवादी जो व्यवस्था थी उसका अंत कैसे हुआ। तो हम जो अभी दोस्तों सामंतवाद पढ़ेंगे वो मध्यकालीन युग का पूरा सामंतवाद पढ़ेंगे और सुविधा के अनुसार उसको जैसा कोई हमसे सवाल पूछा जाएगा उसके हिसाब से हम अपना उत्तर दे देंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो सामंतवादी जो व्यवस्था थी वो मध्यकालीन व्यवस्था थी, यानी कि जो मध्यकालीन इतिहास था उस टाइम में ये काफ़ी प्रचलित हुई। ठीक है, तो इसको समझने के लिए चलिए हम आपके स्क्रीन पे एक स्लाइड लेके आए हैं जिसमें देखते हैं कि जो इस व्यवस्था थी इसमें क्या था कि जो सबसे ऊपर होता था वो राजा था और राजा के नीचे जो होता था एक कुलीन वर्ग था, या जिसको बोलेंगे कि राजा के नीचे अगर राजा सम्राट है तो छोटे एक नीचे राजा की तरह ही होते थे, शासक की तरह होते थे, जिनको नोवेल्स बोला जा सकता है। और ये अपने अंदर काफ़ी सैनिक रखा करते थे, सूरवीर सैनिक रखा करते थे जिसमें घुड़सवार भी हुआ करते थे। और फिर इनके नीचे जो है वो पीजेंट्स हैं, मतलब जो किसान हैं। और ये किसान जो है वो गरीब किसान है, मतलब जिनको हम दास भी बोल सकते हैं। ऐसा समझ के चलना है कि लोग गुलाम ही थे एक जैसे। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम सामंत जो है इसके बारे में कुछ इतिहास देखते हैं क्या ये सामंत जो शब्द है क्या सबसे पहले मध्यकाल में ही आया, इसके पहले भी इसकी चर्चा मिलती है। तो जी हाँ, इसकी चर्चा हम देखते हैं कि गुप्त काल में भी इसकी चर्चा मिलती है, या फिर इतिहास में जो सामंत था वो जो पड़ोसी होते थे, मतलब अगर हमारा राज्य इसके जो पड़ोसी होते थे उसको भी सामंत की संज्ञा दी गई थी कि उसको सामंत कहा जाता था। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो प्राचीन भारत में जो माफ़ कीजिएगा, जो प्राचीन जो इतिहास था उस टाइम पे जहाँ पे भी तो जो शासक होता था वो केंद्रीकृत शासक होता था वहाँ पे, और जो शासक होता था उसके पास काफ़ी सेना होती थी। और कहीं भी युद्ध करने के लिए जो सेंट्रल सेना होती थी आती थी, वहाँ की केंद्रीकृत सेना जो थी युद्ध करती थी और वो काफ़ी शक्तिशाली होती थी। हम धीरे धीरे आगे आगे देखेंगे कि जैसे जैसे वो साम्राज्यवाद जो विस्तार की जो नीतियाँ हुई और जो साम्राज्य का विस्तार होते गया तो इतने ज़्यादा क्षेत्र में विस्तार हो गया कि हर क्षेत्र को कंट्रोल कर पाना अब राजा के बस की बात नहीं रह गई थी कि वो एक जगह केंद्र में सेंटर में बैठा रहे और पूरा कंट्रोल कर सके। तो इन्होंने क्या किया कि ये सुविधा के अनुसार, मतलब ये ज़रूरत हो गई थी उस टाइम पे कि जो क्षेत्र थे उनके साम्राज्य के जो अधीन क्षेत्र थे उनको छोटे छोटे भागों में कुछ भागों में बांट दिया जाए और जहाँ पे मतलब एक शासक को बिठाया जाए जो वहाँ से जो उनका कर था जो राजस्व है वो उनको प्रदान करे और जो उस एरिया में जो व्यवस्था थी शांति व्यवस्था थी उसको भी बनाए रखे। तो इसको देखते हुए क्या हुआ, फिर आगे हम देखेंगे कि फिर राजा को क्या हुआ कि राजाओं ने फिर कुछ सेना अपनी कम करनी शुरू कर दी। तो ये उत्तरदायित्व तो भी सामंतों पे चला गया कि एक निश्चित मात्रा में सेना रखा करते थे, जो कि राजा के जो केंद्र में जो राजा होते थे उनके जब जरूरत पड़ती थी उनको सेना की तो उनको सेना दिया करते थे। तो ऐसे ये प्रथा मतलब काफ़ी पॉपुलर हो गई और हुआ यूँ कि जो ये सामंत थे इन्होंने अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत कर लिया और ये धीरे धीरे सभी सामंत ऐसा हो गए कि मतलब हम देखेंगे आगे चल के कि इन्होंने मतलब जो कृषक थे उनका ही शोषण करना शुरू कर दिया और एक मतलब ऐसा समझेंगे कि मतलब एक दमनकारी नीतियों पे ये आ गए, क्योंकि इनके ऊपर जो राजा होता था राजा को ये मतलब नहीं था कि उसके इनके जो प्रजा इनके जो अंदर कृषक थे उनकी व्यवस्था कैसी है, उनको न्याय मिलता है नहीं मिलता है। राजा को बस अपने जो उनका राजस्व था और जो उपहार थे वो समय समय पर मिलने चाहिए थे और जो अगर उनको ज़रूरत पड़ती थी तो जो सैनिक मिलने चाहिए थे वो मिलने चाहिए थे। तो हम ऐसा देखेंगे कि उस टाइम पे हुआ यूँ कि जो अगर एक सामंत के एरिए में जो किसान है अगर दूसरे सामंत के एरिए में चला जाता था तो उसको ऑन दी स्पॉट मार दिया जाता था, जान से मार दिया जाता था। मतलब कि किसान होते थे वो उसके दास जैसे होते थे, उनका मरना जीना सब उनके सामंत के लिए ही होता था और वो उसके मतलब बस अपने जीवन निर्वहन के लिए ही होते थे और वो भी जीवन निर्वहन जो था वो गुलामों जैसा था, उनको कोई स्वतंत्रता नहीं थी।
एक जगह उल्लेख तो ऐसा मिलता था कि जो सामंत होते थे यूरोप में, वो क्या करते थे कि जो उनके पीजेंट्स थे, किसान, उनके पैरों में जंजीर बांध दिया करते थे, और जंजीर इतनी बड़ी होती थी कि वो जहाँ काम करना वहाँ जाएंगे और जहाँ रहना था वहाँ वापस आ सकते हैं, मतलब एक कदम भी उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। तो आप शोषण का स्तर समझ सकते हैं कितने ज़्यादा स्तर का शोषण हो रहा होगा। तो स्वाभाविक है जब इतना ज़्यादा शोषण हो रहा होगा तो जो किसान थे उनकी अंतरात्मा जागी होगी, और एक धीरे धीरे मतलब जो किसान है तो कृषक विद्रोह भी हुए होंगे। इसके साथ साथ हम बता दें कि जैसे ही परिवेश बदलता गया, मतलब जैसे ही औद्योगिकरण का विकास हुआ, जैसे ही मतलब नौवहन परिचालन शुरू हुआ, तो धीरे धीरे नए उद्योग का विकास हुआ था, जिससे जो व्यापारी वर्ग था वो काफ़ी मजबूत हो गया। तो जो व्यापारी वर्ग था, अब उसने क्या किया कि व्यापार के लिए मुख्यतः नगरों की ओर आकर्षित हुए। तो उन्होंने क्या किया, कुछ जो गरीब किसान होते थे या कुछ जो मजदूर लोग थे उस टाइम के, उनको नगरों की ओर प्रस्थान करना मतलब बसाने का काम शुरू किया। और धीरे धीरे कुछ व्यापारी इतने मजबूत हो गए कि वो मतलब सामंतों के साथ टक्कर ले सकते थे, मतलब उनके पास जो धन था वो सामंतों से भी ज़्यादा था। और चूंकि उस टाइम पे जो राज सम्मान जो मिलता था वो सामंत को मिलता था, व्यापारियों को नहीं मिलता था, तो इसलिए व्यापारी भी काफ़ी सामंतों से असंतुष्ट चल रहे थे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो उस टाइम के जो राजा होते थे आगे चल के, उन्होंने क्या किया कि अपनी स्थिति को मजबूत करना शुरू किया। मतलब राजा ने अब अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया, खुद की सेना रखना शुरू कर दे। अब वो भी समझ गए थे कि सामंतों पे ज़्यादा निर्भर रहना ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ जितने भी नए आविष्कार हुए हैं, जैसे कि जो नए हथियारों के आविष्कार हुए हैं जिनका सेना में जिनको सम्मिलित किया गया, तो इससे भी अब राजा को लगा कि सामंतों का साथ कुछ ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, क्योंकि आगे चल कर हम ऐसा भी देखेंगे कुछ सामंतों ने विद्रोह कर दिया था राजा के खिलाफ। तो इसलिए जो शासन था वो केंद्रीकृत होना चाहिए। तो चलिए हम सारी चीज़ों को मतलब बिल्कुल एक डिस्कस वाइज, स्लाइड वाइज, पॉइंट वाइज चलते हैं कि हमें कैसे लिखना है और कैसे चीज़ों को समझना है। तो सामंतवाद का परिचय देखते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बता चुके हैं हम कि सामंतवाद है वो कि मध्ययुगीन का था, जो एक प्रशासकीय प्रणाली थी, मतलब मुख्यतः प्रशासनिक प्रणाली थी, और तथा ये एक सामाजिक व्यवस्था भी थी। ऐसा भी माना जाता था कि एक समाज की एक व्यवस्था है, मतलब कि ये जो सामंतवादी थी इसको हम विकेंद्रीकरण की व्यवस्था बोल सकते हैं। मतलब सामंतवादी जो था, इसे जो सत्ता का क्या हुआ और शासक का हस्तांतरण हुआ, मतलब जो प्रशासकीय प्रणाली थी, जो शासन व्यवस्था थी या जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें विकेंद्रीकरण हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, और एक लोगों का मतलब एक दूसरे के प्रति जो थी वो देखने को मिली। सामंतवाद में क्या हुआ कि जो मतलब जो एकता होती थी वो क्षेत्रीय एकता होती थी, मतलब जो जो किसान होते थे वो अपने सामंत के प्रति वफादार होते थे, ना कि राजा के प्रति। दूसरा पॉइंट है कि अगर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो समाज जो था वो बस दो भागों में विभाजित था। एक तो वो वर्ग थे जो सत्ता पे थे, जो ऊपर के लोग थे, राजा थे, जो सामंत थे, जिनके पास बहुत सारे अधिकार होते थे, जो शान शौकत से जीते थे, जो भोग विलास की ज़िंदगी जी सकते थे। और एक दूसरा जो वर्ग था वो था जो किसान थे, जिनको दास भी बोला जा सकता है, मतलब जिनकी दयनीय स्थिति थी। तो सामंतवादी व्यवस्था में ये भी हुआ कि जो अमीर थे वो अमीर होते गए और जो गरीब थे वो और गरीब होते गए। और जो सामंतवादी व्यवस्था थी इसके मतलब 3 प्रमुख तत्व थे, जो जागीर थी, संप्रभुता था और संरक्षण था। कहने का तात्पर्य ये है जो सामंत को जो जमीन दी जाती थी जिसके बदले में वो सैनिक मुहैया कराता था, जिसके बदले में वो कर प्रदान करता था सम्राट को, तो उस जमीन को जागीर बोलते थे। और इसके साथ साथ उस एरिए में जितने उसके जागीर के एरिए में होती थी, जो सामंत होता था उसके पास संप्रभुता होती थी, उसके पास संप्रभुता की शक्ति होती थी, वो खुद फैसले ले सकता था अपने नीचे की प्रजा के लिए। और दूसरा वो राजा का भी संरक्षण प्रदान करता था, राजा को जब जरूरत होती थी सैनिक सहायता देता था, या जो अपने अंदर जो दास होते थे उनका वो संरक्षण था, मतलब उनका वो संरक्षक था। जितने भी नियम कानून थे, अगर किसी को कुछ भी होना होता था तो उस सामंत के पास जाता था, सामंत उनका कानूनी अधिकारी था। तो जो राजा या सम्राट होता था वही इसका मालिक होता था, मतलब जो सामंत होते थे वो भूमि के कानूनन हकदार नहीं होते थे। जो कानूनी रूप से जो ज़मीन होती थी वो राजा या सम्राट की होती थी, लेकिन जो ज़मीन जो उस टाइम पे जो भूमि थी वो क्या करते थे कि जो सम्राट थे वो सामंत को बांट देते थे और उसके बदले में सैनिक सहायता या कर लेते थे। जो सामंत होते थे वो भूमि कुछ वीर सैनिक होते थे, उस टाइम के वीर सैनिक होते थे, उसको बांट देते थे। वो उसके बदले में उनसे क्या लेते थे, सैनिक सहायता लेते थे और कर लेते थे। और जो फिर जो वीर सैनिक होते थे या अपने नीचे जो पीजेंट्स होते थे, कुछ किसान होते थे, उनको बांट दिया करते थे। तो जो व्यवस्था थी सामंतवादी व्यवस्था, इसमें कृषकों की जो हालत थी वो काफ़ी दयनीय थी।
उनको जो अपने सामंत होते थे उनको उपहार और कर दोनों देने पड़ते थे। ऐसा भी देखा गया है कि अगर वो शिकार करने के लिए निकलते थे तो जो सारी व्यवस्था थी वो भी किसानों को ही करनी पड़ती थी, या कहें वो दास का ही जीवन जीते थे। जो राजा होते थे या जो सामंत होते थे उनके लिए जो किसान थे वो बस मनोरंजन की वस्तु मात्र थे। तो हम देखेंगे कि एक तरफ जो थे, जो ये राजा थे, जो सामंत थे, ये मतलब बहुत शालीन ज़िंदगी जी रहे थे, उच्च ज़िंदगी जीवन यापन कर रहे थे, और दूसरी ओर जो किसान थे उनमें दरिद्रता हो गया था, उनका निरंतर शोषण हो गया था, उनकी स्थिति असहाय और दयनीय होती जा रही थी, सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी उनकी खराब हो गई थी। और तो इससे आगे चल के क्या हुआ कि जो सामंतवाद जो व्यवस्था लाई गई थी इसने अपनी उपयोगिता खो दी और वो विकृत हो गया, और आगे देखेंगे कि समाज के लिए अभिशाप जैसा हो गया। तो आइए अब हम देखते हैं कि आपको पूरे तर्ज में आ गया होगा कि सामंतवाद के पतन के क्या कारण थे। तो आइए हम इसको टॉपिक वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि जो सामंतवाद था उसके पतन के क्या क्या कारण थे। तो इसको हमने उत्तर लिखने के लिए मतलब इसको 5-6 पॉइंट में बांट दिया है। जैसे कि पहले देखेंगे राजनीतिक कारण क्या थे इसके, सामाजिक कारण क्या थे, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, नवीन संसाधन, कृषक विद्रोह। तो जो इसका राजनीतिक कारण था वो ये था कि जो 15वीं सदी थी उसमें यूरोप में जो था वो स्वतंत्र और शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना हुई। मतलब जो अब जो राजा आए थे वो अपने क्या थे, वो शक्तिशाली थे और स्वतंत्र थे, और इन्होंने क्या किया कि जो मध्यम वर्ग था, जो राजा की सत्ता थी वो मध्यम वर्ग में हुई, और जो मध्यम वर्ग था उसकी काफ़ी वृद्धि हुई मध्यम वर्ग में। मध्यम वर्ग में वृद्धि कैसे हुई हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो जो राजा को अपनी संप्रभुता स्थापित करने के लिए राजा द्वारा जो प्रसारित जो कुछ सिक्के थे, राजा ने क्या किया, सिक्कों का प्रचलन किया। तो इससे क्या हुआ, लोग जागरूक हुए, जो बाकी लोग थे उनको पता चला अच्छा ये राजा की फोटो है तो राजा सिक्का है, मतलब हमारे ऊपर सामंत के अलावा भी और कोई है। और फिर भी मतलब इतना था, लेकिन लोग जो उस टाइम के क्या थे, उन जो निरंकुश राजतंत्र था उसका समर्थन करने लगे। राजा जो था प्रत्यक्ष रूप से अपने राज्य में विभिन्न प्रकार के कर भी लगाने लगा। जैसे पहले हमने देखा था कि जो सामंत का एरिया होता था उसमें राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, लेकिन अब क्या था, राजा क्या किया कि बाकी के जो क्षेत्र थे उसमें विभिन्न प्रकार के कर लगाने लगा। राजा ने अपने अधीनस्थ नौकरशाही व्यवस्था सुदृढ़ कर ली। तो सबसे बड़ी भूमिका ये हुई कि जो नौकरशाही थी वो राजा ने सुदृढ़ कर ली, यानी कि जो अब उसको जो शासन चलाना था तो उसने एक मजबूत नौकरशाही की नींव रखी। इसके साथ ही जैसे ही नवीन हथियारों तथा बारूद का जैसे ही आविष्कार हुआ तो राजाओं ने जो अपनी स्वयं की सेना थी वह स्थापित की और उनको नवीन हथियारों, बंदूकों और बारूद से सुसज्जित कर दिया। अब क्या हुआ कि जो सामंतों की शक्ति के जो आधार पर जो उनके दुर्ग होते थे और उनके सैनिक जो धनुष बाण का उपयोग करते थे, सामंत के जो सैनिक होते थे वो पुराने सैनिक होते थे, क्योंकि सामंतों को अगर ज़्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ती थी तो जो किसान होते थे वो उनको सैनिक बना देते थे, जो कि उनकी पैदल सेना में हो जाते थे। तो एक क्या हुआ कि जो कुशल सैनिक थे उनकी कमी हुई। अब जो राजा होता था उसने क्या किया कि सैनिकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया, जो नवीन हथियार थे, बारूद थे, उनको सुसज्जित कर लिया अपनी सेना की। तो अब जो सामंतों की जो सेना थी वो उतनी उपयोगी नहीं रह गई थी। तो ये कारण भी था कि जो राजा थे उन्होंने सामंतों पे जो निर्भरता थी उसको छोड़ दिया। चलिए अब सामाजिक कारण देखते हैं। तो जो सामंतवादी संस्थाओं और व्यवस्था के स्थान पर जो नवीन सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं का प्रारंभ हुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि जो उस टाइम पे यूरोप के अलावा जो बाहरी के जो बाकी देश थे या यूरोप के अंदर ही कई क्षेत्रों में क्या हुआ कि जो नवीन सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं का विकास हो गया। तो इससे क्या हुआ कि मुद्रण का आविष्कार हुआ, जो विद्या एवं ज्ञान की वृद्धि हुई, मतलब लोगों में जो ज्ञान की वृद्धि हुई, लोग कई दूसरे देशों से भी पढ़ना लोगों ने शुरू कर दिया, मतलब हायर एजुकेशन लेना शुरू किया। इससे क्या हुआ कि जीवन तथा जो ज्ञान विज्ञान के प्रति जो लोगों के नवीन दृष्टिकोण थे उसका आरंभ हुआ और एक समाज में नए सिद्धांत और विचारों का परिवर्तन हो गया। मतलब लोगों के मतलब एक नया युग का आरंभ हो गया, ऐसा समझ लीजिए, जिसमें बिल्कुल नए सिद्धांत और विचार लोगों में आए। सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो यूरोपीय समाज के संगठन था एवं स्वरूप में मतलब परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कैसा हुआ, तो जो व्यापार वाणिज्य था उसकी उन्नति हुई और जो धन वृद्धि के कारण जो था, जो नगरों में प्रभावशाली जो मध्यम वर्ग था वो उसका उदय हुआ। जो एक व्यापारी वर्ग था जो पहले नॉर्मल था वो मध्यम वर्ग के रूप में आगे आया और इनके व्यापार के कारण जो धन की वृद्धि हुई तो नगरों का विकास हुआ। ये लोग नगरों में रहने लगे और इन्होंने जो किसान थे उनको भी नगरों की ओर आने के लिए आकर्षित किया। तो जो कृषि प्रधान समाज का जो स्वरूप था वो बदल गया और इसका स्थान अब धन संपन्न जागरूक जो शिक्षित मन ने ले लिया। धार्मिक कारण, तो जो यूरोप में हम देखेंगे कि जो यूरोप का जो आरंभिक मध्यकाल था तो उसमें अनेक धर्म युद्ध हुए।
तो जो इस धर्म युद्ध में जो भाग लेने के लिए और जो ईसाई धर्म की सुरक्षा के लिए कई सामंतों ने क्या किया, या तो अपनी भूमि को बेच दिया या उसको गिरवी रख लिया। तो इससे भी क्या हुआ, जो उनकी सत्ता व शक्ति थी, वो जो अधिकार थे वो न गए, और कई अनेक सामंत इन धर्म युद्ध में मतलब वीरगति को प्राप्त हो गए। कई मतलब जो युद्ध हुए उसमें मारे गए, और जो उनकी जो भूमि थी वो राजाओं ने दोबारा अपने अधिकार में ले ली। चलिए आर्थिक कारण पे विचार करते हैं। तो आर्थिक कारण ये है कि जो वाणिज्य व्यापार में जो वृद्धि हुई, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जितनी भी नई भौगोलिक खोजें हुई, जो समुद्री मार्ग की खोज हुई, इससे क्या हुआ, जो यूरोप का वाणिज्य व्यापार था उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। जो यूरोप के निवासी थे उनको नए देशों का ज्ञान हुआ, वे अन्य देशों से परिचित हो गए और उनसे व्यापार बढ़ाया इन्होंने। पूर्व के देशों की विलास की जो वस्तुएं थी उनकी मांग बढ़ने लगी, इससे विदेशों से व्यापार बढ़ा और नवीन व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। इतना अधिक धन कमा लिया कि वे सामंतों से अधिक धन संपन्न और व्यवसायी हो गए। अब क्या था कि वो सामंतों से ईर्ष्या करने लगे, मतलब कि हम भी इतने हैं, और उन्होंने क्या किया, जो सामंतों के जो विरुद्ध था इन लोगों ने राजा का सहयोग किया, मतलब धन दे के भी, और मतलब एक मानसिक रूप से भी, मतलब एक बैक सपोर्ट दिया इन लोगों ने सामंतों के विरुद्ध युद्ध में व्यापारियों ने। चलिए तो फिर एक नवीन संसाधन इसको देख लेते हैं। तो जो संपन्न नगरों का जो विकास हुआ, जैसे वाणिज्य हुआ, व्यापार हुआ, जैसे कला कौशल और उद्योग धंधों का जो विकास हुआ, तो इसमें क्या हुआ, यूरोप में मतलब एकाएक जो देखेंगे कि नवीन कस्बे बनने लगे। जो साधन संपन्न शक्तिशाली थे वैसे कुछ नगरों का विकास हो गया, और जो मध्यम वर्ग था उसका उदय हुआ। संघर्ष, तो व्यापारी जो वर्ग थे उन्होंने क्या किया कि जो वो काफ़ी वृद्धि और विकास किया, और जो गाँवों के कृषक थे और जो कृषि में जो दास लगे थे उनको प्रलोभन दे के ये लोग नगरों में लेके आए। तो जिससे क्या हुआ कि ये लोग सामंतों के जो हित थे उनके विरुद्ध थे, इसलिए जो व्यापारी वर्ग था और सामंत वर्ग संघर्ष छिड़ गया। जो राजा था वो भी सामंतों से मुक्ति चाहता था, इसलिए राजा ने भी क्या किया कि व्यापारी वर्ग का समर्थन कर दिया। देखते हैं कृषक विद्रोह। तो जो सामंतों के शोषण और अत्याचार जितने भी हुए थे, उसे जो कृषक थे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। और इसी बीच 1348 ईस्वी में एक महामारी आ गई जिससे बहुत सारे लोग मर गए। तो जिससे क्या हुआ कि जो मजदूर थे, जो कृषक मजदूर थे, उनकी भारी कमी हो गई। तो अब क्या हुआ कि जो श्रमिक थे, श्रमिकों की मांग बढ़ने लगी। तो श्रमिकों की मांग बढ़ी तो इन्होंने अधिक वेतन की मांग की। तो इसके साथ साथ क्या हुआ कि इसके साथ इन्होंने बोला कि कुछ अधिकारों की भी मांग कर दी। जो कृषक थे इन्होंने कुछ अधिकारों की मांग की, और इस मांग के लिए उन्होंने विद्रोह किया। और कृषकों के जो विद्रोह था उनका साथ उसमें दिया शिल्पियों ने दिया, और निम्न श्रेणी के जो कारीगर थे और जो उस टाइम के जो छोटे पादरियों थे उन्होंने उनका बहुत सहयोग किया। लेकिन हम आगे ये भी देखेंगे कि ये विद्रोह दबा दिए गए थे, क्योंकि सामंत जो थे उस टाइम पे भी बहुत बड़े थे, और जो सामंत थे वो कृषकों पे निर्भर नहीं थे, बल्कि जो क्या था कि जो कृषक थे वो सामंतों पे निर्भर रहते थे। तो इससे क्या हुआ कि दबा तो दिए गए, लेकिन फिर भी जो किसान थे वो असंतुष्ट हो गए, और काफ़ी मात्रा में जो किसान थे, जो मजदूर थे, उन्होंने गांव को छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी अपनी खुद की तो ज़मीन होती नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने छोड़ना शुरू कर दिया और अपने जीवन निर्वहन करने के लिए नगरों की ओर चले गए। जिससे क्या हुआ कि जो सामंतवाद थी उसकी नींव हिल गई। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो सामंतों का था उसका उनका पारस्परिक संघर्ष भी हुआ। जैसे कि आपको पता है कि हर सामंत जो थे अपनी अपनी सेना रखते थे, तो एक दूसरे के जो अपने नज़दीकी जो सामंत थे इनमें क्या हुआ कि आपसी झगड़ा भी हुआ। तो इसमें भी क्या हुआ, इन लोगों की काफ़ी क्षति हुई। इसके साथ देखेंगे कि तो अभी तक हमने जितने कारण डिस्कस किए ये सारे कारण थे जिसकी वजह से सामंतवादी व्यवस्था का अंत हो गया। अब धीरे धीरे हम देखेंगे कि जैसे इसमें हम देखेंगे कि जो किसान थे उन्होंने विद्रोह किया, व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, जो राजा था उसने दोबारा केंद्रीकृत लेके आया, उसने एक नौकरशाह की नियुक्ति की। मतलब अब इसके बाद धीरे धीरे जो यूरोप था वो आधुनिक यूरोप की ओर बढ़ रहा था। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो कुछ खूबियाँ थी लोगों, अगर ये खूबियाँ आने लगे तो वो देश आधुनिक की ओर बढ़ता है। तो मतलब सामंतवादी व्यवस्था के बाद, उसके कुछ वर्षों के बाद, मतलब इसको संक्रमण काल भी बोलेंगे, जब इसका पतन हो रहा था तो उसके कुछ दिनों के बाद जो यूरोप था वो आधुनिक यूरोप की ओर अग्रसर हो गया था। दोस्तों आज का जो स्टडी मटेरियल है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर पूरा मटेरियल उपलब्ध है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप नोट नहीं कर पाए, आप वहाँ से लिंक से देख सकते हैं।